with a humble request to our Honorable Chief Guest, Dr. Murli Manohar Joshi ji, to kindly say few words and bless us with her word of wisdom. हालांकि मेरे पास पैरालंपिक के बहुत ही प्रसिद्ध और हाल ही में जिन्होंने देश का मान आगे बढ़ाया, एक पदक, स्वर्ण पदक प्राप्त करके वो बैठे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं भी पैरालंपिक हूँ। मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन सत्संगति कहते हैं कवियों ने, उन्नति का मूल कारण कहा, तो इसलिए आपकी संगति में, सत्संगति में बैठा हूँ, इसलिए मैं यहीं से बोल रहा हूँ, वहाँ नहीं जा रहा। सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर रश्मि और उनकी संस्था को बहुत बधाई दूंगा, उनका आभार प्रकट करूंगा कि आज की अविस्मरणीय शाम उन्होंने हम सब के साथ, इतने लोगों के साथ और इन देश के मान को बढ़ाने वाले महानुभावों के साथ बिताने का मौका दिया। मुझे आज ये भी देखकर बहुत प्रसन्नता है कि हमारे देश में जो हमने पहला राष्ट्रीय स्तर पर पैरालंपिक का आयोजन किया था, उसको करीब 23-24 साल हो गए, तब हमने इसे शुरू किया था। श्री वाजपेयी जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और उस समय ये स्पोर्ट्स का विभाग भी HRD में ही आता था, ह्यूमन डेवलपमेंट में, और उसका भार भी मेरे पास था। उस समय लोगों को ये पता ही नहीं था कि पैरालंपिक में का मतलब क्या है, क्या होता है, इसका कोई लाभ भी देश को हो सकता है या नहीं। बहुत से अखबार वालों ने हमसे पूछा था कि इस आयोजन से निकलेगा क्या। अब उस समय जो कुछ निकला वो तो 25 साल पुरानी बात हो गई, लेकिन अब जो निकला है वो आपके सामने है। और उस समय भी हमने देखा कि ऐसे बालक, ऐसी बालिकाएं जिनको लगता था शुरू में कि वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने वहाँ के जब प्रतियोगिताओं में भाग लिया और ये देखा कि वो भी उसी प्रकार से सब प्रकार के खेलों में भाग ले सकते हैं, तो उन्हें एक अंदर से अभिमान पैदा हुआ। और उसके बाद जो दूसरी बात हमने की थी वो पैरालंपिक तथा जिन्हें स्वस्थ कहा जाता है, उन दोनों के बीच में भी प्रतियोगिता करें। और मैं समझता हूँ कि ये प्रतियोगिता इसलिए नहीं कि पैरालंपिक में भाग लेने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए, बल्कि उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो ये समझते हैं और देखें कि उनसे बेहतर वो लोग कर सकते हैं जिनको वो समझते थे ये शायद नहीं कर सकते। और वो प्रतियोगिताएं यदि होंगी जिसमें पैरालंपिक और नॉन पैरालंपिक दोनों भाग लें, और मैं कहूँगा कि आप यहाँ एक ऐसा ओलंपिक का आयोजन करिए, चाहे भारत से ही शुरू करें, कि जिसमें पैरालंपिक और नॉन पैरालंपिक बराबर की टोक में हो। एक तरफ से कुश्ती में वो हों और दूसरी तरफ से कुश्ती में ये हों, तो फिर देख लिया जाए कि हम हैं कि वो हैं। तो कुछ इस आप देश में एक नए प्रकार की मनोवृत्ति को पैदा कर सकेंगे। ये जो शब्द आजकल दिव्यांग का प्रयोग किया जा रहा है, इसका भी एक इतिहास है। पहले सामान्य तौर पर किसी को कहा जाता था डिसेबल्ड है, अंधा है, किसी को कहा जाता था कि लंगड़ा है, लूला है। फिर बाद में आया कि नहीं, ये स्पेशल एबिलिटी के लोग हैं। उनको एक तरह से ये बताने के लिए कि आप स्पेशल हैं, स्पेशल एबिलिटी के लोग हैं, मगर मतलब ये नहीं होता था। मतलब होता था
कि आप कुछ इंफीरियर हैं। ये एक ऐसी धारणा थी कि जिससे हमारे इन पैरालंपिक महानुभावों का, लड़के लड़कियों का खेलकूद के अंदर भाग लेने वाले ही नहीं, बल्कि उसके अलावा भी जो खेल कूद की दुनिया के बाहर भी रह के अपना जीवन अच्छी तरह से और बेहतरी के साथ बिता सकते थे, उनको भी तकलीफ होती थी। जिस समय मैं यही HRD का ही मिनिस्टर था, तो चित्रकूट में एक स्वामी राम भद्राचार्य जी हैं। वो जन्म से उनको नेत्र नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस अवस्था में भी बहुत से ग्रंथों की रचना की, और एक तो ऐसा ग्रंथ बनाया कि जिसको एक तरफ से पढ़िए तो रामायण है और दूसरी तरफ से पढ़िए तो गीता है। तो ऐसा एक विलक्षण व्यक्ति वो हमारी दृष्टि में आया, तो हमने कुछ मित्रों से कहा कि भाई ये तो एक ऐसा भगवान का कुछ विचित्र खेल दिखाई दे रहा है कि जो काम हम लोग नहीं कर सकते वो इन्होंने, क्या कोई इनको दिव्य दृष्टि मिली, क्या बात हुई कि जो इन्होंने ऐसा किया। तो हम लोग उनको मिलने गए, उनसे बात की। मेरे साथ उस समय जो UGC के चेयरमैन थे वो भी गए, और जो हमारे साइंस टेक्नोलॉजी के CSIR के डायरेक्टर जनरल थे वो भी गए। उन्होंने कहा देखो इसमें क्या किया जा सकता है। तो वहाँ जब स्वामी जी से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कोई तो ऐसे आए कि जिन्होंने दिव्यांगों की भी बात सुनी, और उन्होंने कहा कि जब कोई मुझसे कहता था कि मैं अंधा हूँ या एक व्यक्ति इस प्रकार का है, तो मुझे बड़ा क्षोभ होता था, और मुझे लगता था कि हमारी क्या, इसमें हमारा क्या दोष है। ये तो प्रकृति ने जैसा हमको बनाया, हमने तो इसकी याचना नहीं की थी, लेकिन अगर प्रकृति ने हमें बनाया तो इसके लिए हमारी उपेक्षा क्यों की जाती है। तो उन्होंने कहा कि कई बार मैं समझता हूँ कि ये जो बात कही जाती है कि आप डिसेबल्ड हैं या स्पेशली एबल्ड हैं, इसके लिए हमारे संस्कृत में एक शब्द है दिव्यांग, और वो भाषा शब्द तब से चला, और मैं समझता हूँ कि वो सही चला, क्योंकि बाकी तो सामान्य अंग है, लेकिन ये लोग दिव्यांग हैं। यानी इसका मतलब है इनको ईश्वर की, प्रकृति की विशेष देन मिली है। दे आर स्पेशल, वी आर नॉट स्पेशल बट योर्स। तब से ये बात चली, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ऐसे आयोजन को यहाँ हम सब लोगों से के साथ मिल के मनाने का जो उपक्रम रेलिगर और उसकी अध्यक्षा डॉक्टर रश्मि ने किया है, ये स्तुत्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे अवसर पर आपने बहुत देर तक और बहुत जीवन के अनेक अनुभवों का सार भी सुना, और इन लोगों की यात्रा कैसे कितने कठिन और किन दौरों से गुजरते हुए हुई है वो भी आपने सुना। इसलिए ये एक समय कोई बहुत लंबी वक्तृता देने का नहीं है, मगर मुझे अभी सुनते सुनते बात याद आई जब ये कहा गया कि अब आपने सारे तो प्राप्त कर लिए और एक गोल्ड मेडल और प्राप्त कर लो, चौथा जो आएगा ओलंपिक में, और उसके बाद आप पॉलिटिक्स में आ जाइए। बात बहुत मज़े की है। इनका ख्याल ये है कि पॉलिटिक्स में अभी तक कोई दिव्यांग नहीं है। वैसे तो वैसे का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेसिडेंट वो ही व्हीलचेयर पर चलता था, मालूम है आपको? हाँ, नाम बताइए किसी को मालूम है? हाँ, रूजवेल्ट, वो व्हीलचेयर पर चलता था। तो इसलिए कोई वहाँ ऐसी बात नहीं है कि वहाँ नहीं होते। फिर हमारी साइंस में जो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण नाम रहा है, जिसका जो स्वयं व्हीलचेयर पर चलता था, और जो हॉकिंस, तो ये आप देख रहे हैं कि ये ऐसी विधा है कि जिसने दुनिया के हर क्षेत्र में नाम कमाया है। रॉकफेलर ने
और हॉकिंस ने भी। मगर जो बात उन्होंने कही उसको सुन के मुझे एक बात ये लगी कि इनका ख्याल शायद ये है कि वहाँ दिव्यांग नहीं है इसलिए ज़्यादा लोगों को आना चाहिए। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस पुराने तौर पर दिव्यांगों का नाम लिया जाता था उसकी बहुतायत हमारे यहाँ है। आपको ज़रूरत हो हमसे ले लीजिए। मेरे साथ जितने भी लोग हैं रहे हैं पॉलिटिक्स में और शायद आज भी बहुत से होंगे, वो एक तरह के दिव्यांग ही होते हैं। वो पता नहीं किस किस प्रकार की विधाओं से देश का अपकार या उपकार कर रहे हैं, तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे यहाँ कमी नहीं है। यू कैन गेट एनी नंबर ऑफ देम सर्विंग और नॉट सर्विंग द कंट्री, दिस आई लीव विद यू। इसको तो आप सोच लें, लेकिन ये बात याद रखिए कि वो लोग जो इस तरह की हमारे इन पड़ोसियों की मेहनत से अपने किसी लक्ष्य पर पहुंचते हैं, उसकी तुलना में हमारे यहाँ बिना मेहनत किए हुए ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो हर प्रकार की दिव्यांग हैं, लेकिन हैं और वे देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं, इसका फैसला तो आप स्वयं जानकर कर सकते हैं। मगर ये बात याद रखने की है कि हमें आज इस बात को भी समझकर चलना है कि इस देश को ऐसे हिम्मती, दृढ़ प्रतिज्ञ और लक्ष्य भेदी समाज की आवश्यकता है जो किसी एक लक्ष्य के लिए आगे चले। दूसरा ये कि कई बार ये समझा जाता है कि ये जो स्पोर्ट्स हैं, ये जो ओलंपिक्स हैं, ये कोई नई चीज़ है और इसने दुनिया को कुछ दिखाया नहीं। हमारे देश में अगर आप कुछ अपनी पुरानी जो कथाएं हैं, गाथाएं हैं, उनको पढ़ते या सुनते होंगे, या कभी कभी टीवी सीरियल्स में भी उनकी कुछ कथाएं आ जाती हैं, वो देख लेते होंगे, तो महाभारत के जो सभी महत्वपूर्ण किरदार थे उनमें अर्जुन बाण का, धनुर्विद्या का, भीम मल्ल विद्या का, नकुल और सहदेव घोड़ा विज्ञान के, ये सब इसी किसी न किसी, जिसको आज आप स्पोर्ट्स कहते हैं, पर उस समय उनको केवल स्पोर्ट्स नहीं कहते थे, उनको विद्या कहते थे। ये विद्या थी हमारे देश में, इसलिए इस विद्या की तरफ ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो द्रौपदी का वर्ण धनुर्विद्या के कारण से हुआ। उसके पास, अर्जुन के पास कोई पीएचडी नहीं थी, या थी? इसलिए नहीं उसकी डॉक्टरेट की डिग्री देख करके, या वो आईएएस में है या किसी और जगह है, वो देख करके उसका स्वयंवर नहीं हुआ था, धनुर्विद्या से। तो ये महत्वपूर्ण चीज थी। दमयंती का नल और दमयंती, नल घोड़े का जबरदस्त पारखी था और उस विद्या में निष्णात था। घुड़सवारी से, धनुर्विद्या से, कुश्ती से, मल्लखंभ जिसको कहते हैं, इन सब के लिए भी समाज में एक आदर था और वो एक महत्वपूर्ण विद्या समझी जाती थी। बचपन में कई बार हम लोगों को बताया जाता था, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये एक बहुत ही खराब धारणा थी जिसको बदल देना चाहिए। और मैं आज आप लोगों से बहुत विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स गेम्स ये अगर हमारी शिक्षा पद्धति का अंग नहीं रहेंगे तो देश वाकई में विकलांग हो जाएगा, दिव्यांग नहीं बनेगा। ये आवश्यक है, चाहे आप शहरों में रहते हो, चाहे आप कस्बों में रहते हो, चाहे आप गांवों में रहते हो। गांवों में शायद ज़्यादा सुविधा होती है कई प्रकार के खेलों के लिए, शहरों में वो सुविधाएं कम है। लेकिन जिस तरह से भी हो, जो भी कॉलोनीज यहाँ बनाई जाए,
जो फ्लैट्स भी बनाए जाएं, उसमें ये व्यवस्थाएं की जा सकती हैं कि लोग खेलों से परिचित होते रहें और उसका लाभ उठाते रहें। अन्यथा कुछ दिनों में मुझे ये शक है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग अपनी पीठ को सहलाने वाले और उसको सपोर्ट देते हुए चलने वाले लोग मिलेंगे। इसलिए स्पोर्ट्स, खेलकूद, व्यायाम ये बहुत आवश्यक है। और इसी में से आप देखते हैं कि बड़े बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति इन क्षेत्रों से निकल कर के आए हैं। कहा जाता है कि जो लड़ाइयाँ थी जिसमें नेपोलियन को हराया गया था, वो लड़ाइयों की बुनियाद ईटन और हैरो के खेल के मैदानों में हुई थी। उन लोगों ने जो उस समय वहाँ खेल में निष्णात हुए आगे आए, उन्हीं में से बहुत सारे लोग चलकर ब्रिटिश फौजों में गए और नेपोलियन को उन्होंने परास्त किया। खेल के मैदान, शारीरिक परिश्रम ये उतना ही ज़रूरी है जितना मानसिक या अन्य प्रकार का। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब आज मैंने देखा कि यहाँ बजरंगबली की, इसलिए नहीं कि यहाँ मंच पर बैठे हैं, परंतु हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हनुमान चालीसा में अगर आप उसे पूरा पढ़ेंगे तो हनुमान जी की बुद्धिमत्ता भी बताई गई है, उनका पुरुषार्थ भी बताया गया है, उनकी क्षमता शक्ति भी बताई गई है, उनकी भक्ति भी बताई गई है। ये एक अकेला हमारे देश का एक ऐसा स्तोत्र है कि जिसमें हर तरह से कैसा व्यक्ति होना चाहिए, क्या उसके अंदर प्रतिभाएं होनी चाहिए, उसका उल्लेख है। वो शारीरिक भी है, वो मानसिक भी है, वो आध्यात्मिक भी है। इसलिए एक बहुत अच्छा पाठ यहाँ हुआ, इसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा। और जिन्होंने उस पाठ को यहाँ हमारे सबके सामने बड़े स्वर के साथ रखा, उनको भी मैं बहुत के साथ, तल्लीनता के साथ वो हमारे सामने रखा। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के समय इस तल्लीनता की और लक्ष्य भेद करने की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। कई बार हम ये कह रहे हैं कि हमें देश को विश्व गुरु बनाना है, ज़रूर बनाना है, बनेगा, ये हमारा विश्वास है। क्यों? क्योंकि हम पहले बन चुके थे। मगर आज ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हम विश्व गुरु थे तब हम क्या कर रहे थे दुनिया में? तब हमने दुनिया में सबसे बड़े दर्शन के ग्रंथ दिए, वेद दिए, उपनिषद दिए। इसके बाद हमने आयुर्वेद दिया, जो दुनिया की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति थी। सुश्रुत दिया, चरक दिया। सुश्रुत वो ऑपरेशंस करता था जो आज के लोगों को भी हैरत होती है कि वो कैसे कर सकता था। हमने टेक्नोलॉजी दी, एक तो उसका प्रमाण हमारे दिल्ली में ही है, दी वंडर आयरन पिलर, जो दुनिया का एकमात्र ऐसा पिलर है, खंबा है, जो 1,500-2,000 वर्षों से अपनी जगह पे खड़ा है, बिना जंग खाए हुए। मुझे उसके बाद दूसरा कोई पिलर दुनिया भर में देखने को मिला, और मैं समझता हूँ शायद आज भी कोई उसी तरह का दूसरा नहीं बना सकता। और जब बनाया गया था तो मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, तब ये बताइए, स्नातक है, मैंने कहा ये बताइए कि इतना फोर्ज करने वाला, फोर्जिंग, इतने मीटर, 2 मीटर 3 मीटर ऊंचे और इतने मोटे पिलर को फोर्ज करने वाला कोई कारखाना दुनिया में था? यूरोप में तो तब स्टील क्या होता है उसका पता ही नहीं था, आयरन क्या होता है इसका पता ही नहीं था। कहीं दुनिया में इसका कोई, उससे पहले का कोई प्रमाण नहीं, उसके बाद का भी कोई प्रमाण नहीं। तो ये टेक्नोलॉजी हम दे रहे थे। स्वॉर्ड ऑफ डेमस्कस, ये सारी दुनिया में प्रसिद्ध थी इस बात के लिए कि उसकी जैसी तलवार, उसकी मजबूत और उसकी धार दुनिया में कहीं नहीं होती।
उसका नाम जरूर था सोर्ड ऑफ डेमस्कस, पर उसका स्टील जाता था हिंदुस्तान से। आज भी लोग आश्चर्य करते हैं कि वैसा स्टील नए कारखाने क्यों नहीं बना। उन्होंने दुनिया को सबसे बढ़िया कपड़े दिए। ये जो आप जानते हैं ना, पुरानी बात तो छोड़ दीजिए, कहा जाता है ये कैलिको है, ये कैलिको मिल है। व्हाट्स दैट? ये कालीकट का अपभ्रंश है। कालीकट के समुद्र के रास्ते से, कालीकट पोर्ट से वो कपड़े जो हिंदुस्तान से बाहर जाते थे, उनको यूरोप के लोग ये कहते थे ये कैलिकट कपड़ा है, तो कैलिका कट पूरा नहीं बोल सकते थे, तो कैलिको। आज तो हम अपने कंपनियों को कैलिको बोलते हैं। ये हम दे रहे थे। बाकी जो मैथमेटिक्स में दिया और साइंस में दिया, जो केमिस्ट्री में दिया, मैं आज उसकी पूरी विस्तृत विवेचना नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कुछ दुनिया में उस समय तक बेस्ट था वो हमने दिया। इकोनॉमी में हम दुनिया में सबसे आगे थे। सिर्फ 2 देशों की इकोनॉमी दुनिया में थी, एक हमारी और एक चीन की। सारी दुनिया में 23-24% इकोनॉमी हिंदुस्तान की थी, और ऐसे ही 18-20% चाइना की थी। उससे पहले जब ये हिसाब किताब शुरू हुए, तब तो पहले हिंदुस्तान ही की इकोनॉमी ज़्यादा थी, और जब हम आज़ाद हुए तब हमारी क्या हालत थी और अब हमारी क्या हालत है। वेयर आर वी? तो अगर हमें विश्वगुरु बनना है, जो हमें बनना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है। पहले हमारे पास ये आत्मसम्मान होना चाहिए, अपने अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि ये हमें करना है, और इसलिए करना है कि पहले हम कर सकते हैं। मैं एज ए साइंस मिनिस्टर हमेशा कहता था कि साइंटिस्ट का सबसे पहला मोटो होना चाहिए कि इंडिया विल नॉट कॉपी। हिंदुस्तान विज्ञान में दुनिया के देशों की कॉपी नहीं करेगा। अक्सर होता है था कि जो आईआईटी वाले लोग हैं, ये जब आईआईटी में प्रवेश हो जाता था तो उनका शरीर हिंदुस्तान में रहता था, आत्मा अमेरिका में चली जाती थी। और वो सोचते थे कि आत्मा से मिलन कितनी जल्दी हम करें अमेरिका में। ये हालत बदलनी होगी। जब हम विश्वगुरु थे, दुनिया के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। वी वर द मास्टर्स। 20-20 हज़ार लोग उस समय हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। दुनिया की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ थी। तो अब क्या हो गया? अब कहते हैं आपने वहाँ से डिग्री ली है कि नहीं? ये क्या हो गया? ये बदलना होगा। हमें ये कहना होगा कि नहीं, हमारी डिग्रीज, हमारी पढ़ाई सबसे बेहतर है। तो इसलिए मैं कहता था कि इंडिया विल नॉट कॉपी एंड इंडिया विल बी ओरिजिनल। आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप ओरिजिनल हो। अगर आप ओरिजिनल नहीं है तो आप आगे इंडिया इज ओरिजिनल एंड देयरफॉर इंडिया विल लीड। तो पहले आप ये तय कीजिए कि आप नकल नहीं करें। इसका ये मतलब नहीं कि आप दुनिया से कुछ नहीं सीखें, इसका ये मतलब नहीं है। मगर इसका मतलब ये है कि आप अपनी ओरिजिनल थिंकिंग, अपनी ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन, अपनी तरफ से हम दुनिया को क्या दे रहे हैं वो तो पेश कीजिए। फिर जो कुछ ज़रूरत होगा, अगर नमक कम है तो थोड़ा सा ले लेंगे कहीं से, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और चीज़ कम है कहीं से थोड़ी सी ले लेंगे। पर हम क्या दे रहे हैं, वो देने की ताकत हमें पैदा करनी है। बिना इसके आप अपने देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो पहले अपने को पहचानिए, फिर कहिए हम ये हैं। This is what I am. This is what India was, and this will be India. This will be India, and that India will be original. People will follow you, not you follow them. ये जो हमारे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं सब, इन्होंने बताया, साबित किया कि they are ready to lead. People are ready to follow them. आपके पीछे चलने को लोग तैयार हैं। आप हिम्मत के साथ चलते रहिए। जब तक आप अपनी कुश्ती के दांव खुद खेलेंगे
तभी तक आप जीत सकेंगे। ये तो नहीं होना सीधा सीधा। जब तक आप एडमिनिस्ट्रेशन में अपने तरीके नहीं बदलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओरिजिनल कैसे होगा? India had a long history of 5,000 years or more that we taught people how to govern. How to govern. पुस्तकें हैं, not even Kautilya Shastra, but even Mahabharata and Ramayana tell us how to govern. Principles of governance. हमें सोचना है कि हम क्या आगे चल करके देना चाहते हैं, और वो तभी हम कर सकेंगे जब हम पहले ये समझ लें कि हमारी अपनी ताकत क्या है, हम हैं क्या, ये समझना ज़रूरी है। और आज के इस कार्यक्रम में इन सब महानुभावों को बुलाकर डॉक्टर रश्मि ने और उनकी संस्थाओं ने ये मौका दिया हमें, ताकि हम फिर से ये समझ सकें और ये समझ सकें कि हमें कहाँ जाना है। आप बहुत से प्रयोग करते रहे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में भी प्रयोग करिए, बहुत से प्रयोग किए जा सकते हैं, और जो करने की जरूरत है, कोई ज़रूरत नहीं कि उसके लिए आप सारे सिस्टम को उलट पलट करें, नॉट दैट, बट विद इन दैट भी कर सकते हैं, और वहाँ से आप मॉडल्स दे सकते हैं। वो दुनिया के लिए मॉडल्स हो गए। आज दुनिया परेशान है, कहाँ जाए? ये इतने सारे 5-7 सालों से मैं देख रहा हूँ, सारी दुनिया परेशान है, किधर जाए? कभी इकोनॉमी नहीं संभलती, कभी क्लाइमेट नहीं संभलता, कभी सोसाइटी नहीं समझती, कभी ये जो वॉर है बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स वो नहीं समझते। मैंने क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? इज इट ए वर्ल्ड? क्या ये दुनिया या एक पागल खाना है? मारपीट हो रही है, सारी दुनिया में लड़ाई हो रही है। रोज अखबारों में मैं पढ़ता हूँ कि क्लाइमेट, बट व्हाट आर यू डूइंग? आप करना क्या चाहते हो उसके लिए? क्यों हो रही है ये क्लाइमेट कि ये सारी तबाहियाँ क्यों हो रही हैं? अभी दोपहर तक मैं सुन रहा था कि उत्तराखंड में तबाही हो रही है, पहले सुनते थे 2-3 दिन पहले कि केरल में तबाही हो रही है, उसके पहले बंगाल में हुई, नॉर्थ ईस्ट में हुई, और तो और जहाँ कभी पानी नहीं होता था वहाँ पानी की बहुतायत हो रही है। राजस्थान में पानी बह रहा है। वाई? ये क्या हो रहा है? एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? ये किधर ले जाएगा हमें? हाउ टू, इसके लिए क्यों हुआ है, इस पर विचार करने की जरूरत है। इट्स नॉट टाइम एंड प्लेस टू टॉक अबाउट इट, लेकिन ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। अगर इससे दुनिया आगे बचने के लिए तैयार नहीं है तो इट इज द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, एंड ऑफ द प्लेनेट। बहनों और भाइयों, ये दुनिया एक इनफाइनाइट नहीं है, इट इज ए फाइनाइट प्लेनेट। दिस ग्लोब इज ए फाइनाइट planet, and to accept production from it on an infinite scale is not possible. Anybody who says that the planet will remain finite but your acquisitions will become infinite, impossible hai. He will be a madman if he says like that. This is a finite planet, this has finite resources, but it has infinite talent, and that we have to use to change the world. Not for ourselves now, who have lived enough, for most of you and for the coming children. I raise this question, will they get some pure water to drink? I have had enough pure water. When I was small, Ganga was very clean, Ganga पानी बहुत अच्छा था. What is the condition now? आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा, आपको हवा नहीं मिलेगी, दम घुसता, अभी भी रोज अखबारों में आता है दम घुसता। क्यों? What have you done? ये किसने खराब किया इसको? क्यों खराब है? And that's my worry and my question. Will my next generation will have enough water, and that is potable water, healthy water to drink, healthy air to breathe, healthy food to eat? What's going to happen? क्या होगा?
These are the questions which we have now to grapple with. और ये मौके हैं जिसमें हम इस बात को करें कोशिश कि हम we have been given, bestowed by a brain, by a conscience, and by what I call sympathy, a sympathetic heart. We must therefore think how we have to make our future and our future of the next generation and generations to come. These are fundamental questions which we have to also raise and solve. आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और रिले बिहार कंपनी और उसके अधिष्ठाता डॉक्टर रश्मि का भी अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इस अवसर को लाभ उठाने के लिए हम सबको यहाँ आमंत्रित किया और ये भी एक दिव्यांग कंपनी चला रही बहुत सारी मुसीबतों से निकल कर आगे आ रही है। And I hope that will be a history of how to run a divyang company. That's